जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, ठीक है। और हम लोग जो है वो जीएस के जो 60 प्रश्न आए थे फॉरेस्ट गार्ड में, आज हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं क्योंकि पेपर आ गया है आप लोगों के पास, मेरे सबके पास। तो हम लोग उस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उसका हम सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से उनके आंसर सही होंगे या पेपर का लेवल कैसा रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। तो पेपर आपका कौन सा है? फॉरेस्ट गार्ड का है। आज हुआ है आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है और जीएस का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो 80 नंबर की हिंदी आई थी, ठीक है। हिंदी आई थी आपकी 80 नंबर की। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जीएस का डिस्कशन करेंगे पहले, ठीक है। ये रहा आपका जीएस का पार्ट, ठीक है। किसका रहा? जीएस का पार्ट, ठीक है। पहला प्रश्न है 81 नंबर पे प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्थान ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास में बेंगलुरु, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है आपके पास में मुंबई। तो हरियाली महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। हरियाली महोत्सव का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न था 82 नंबर पे कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। कहाँ से? भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो मतलब वो कौन सी पवनें हैं, ठीक है। काल वैशाखी हैं, लू हैं, व्यापारिक पवनें हैं या पश्चिमी विक्षोभ है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। वो कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें हैं। तो ठीक है, 82 क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर व्यापारिक पवनें हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत की जलवायु को कैसी जलवायु कहा जाता है? तो सब लोगों को पता है कैसी भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो 83 प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 84वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं, ठीक है। तो मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में क्यों हल्की सर्दियां होती हैं? देखो, क्योंकि भारत को कौन बचाता है? हिमालय, जो दक्षिणी चीन सागर है उससे हमारी उसकी जो हवाएं हैं या उससे जो ठंडी हवाएं उठती हैं उनसे हमारी कौन रक्षा करता है? हिमालय पर्वत रक्षा करता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 84 प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। 85 प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, ठीक है। तो अति विषम प्रकार की जलवायु कहाँ की है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपकी दिल्ली की है, ठीक है। तो 85 प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, जो दिल्ली है उसमें अति विषम प्रकार की जलवायु है। 86 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि कौन सा राज्य प्रथम पर रहा था। तो गुजरात रहा था। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पहले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश रहा था चंडीगढ़। कौन सा रहा था? फर्स्ट पे कौन रहा था? चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद में कौन रहा था? दिल्ली रहा था। दिल्ली भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर कौन सा रहा था? दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है। तो 86 प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं हम लोग 87 नंबर पे कि MSME ZED प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो देखिएगा, जो मध्यम उद्योग है उसमें कितने परसेंट मिलेगी? 50% मिलेगी, ठीक है। कितना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% मध्यम के लिए। लघु उद्योग के लिए कितनी है?
तो लघु उद्योग के लिए 60% है, और जो सूक्ष्म उद्योग है सूक्ष्म के लिए 80% है। कितना है? 80% है। ठीक है, तो देख लीजिएगा मध्यम के लिए कितनी है? 50% है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 प्रश्न था कि विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ए ऑप्शन है धन विधेयक, बी ऑप्शन है संशोधन के लिए, सी ऑप्शन है संविधान, और डी ऑप्शन है आपका समेकन। तो देखिएगा लोकसभा को कौन सी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 88 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत योजना करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो बिम्स्टेक तो पहले से ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी पहले से है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है, और जो CDRI है अपराधी रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी गई है। तो 89 प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 90 प्रश्न देखते हैं कि सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? अभी मैंने परसों या नरसों की क्लास में आपको बताया था कि सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने जीता था? PV सिंधु ने जीता था। और विजेता कौन रही थी? तो चाइना की बांग झांग यी रही थी। ठीक है, तो 90 प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 91 नंबर पे प्रश्न है कि 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक बताइएगा कि जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है। ए ऑप्शन है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन है अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य पर अधिकारों की रक्षा कैसे करें। सी ऑप्शन है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, और डी ऑप्शन है परिवार नियोजन एक मानव अधिकार। तो देखिएगा इतना बड़ा लिखा है कि 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन, और सभी के लिए भविष्य अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ये क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पेपर डिस्कशन कराने का ये है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आगे की जो परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले तैयार हो जाएं कि उनसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, या जिनका पेट एग्ज़ाम है तो पेट एग्ज़ाम में हमारा कहाँ तक करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा अगस्त में पेपर हुआ है और जुलाई और जून का सारा करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अक्टूबर में पेपर है पेट का 15 और 16 अक्टूबर को, तो हमको 30 सितंबर तक का करंट कते बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रोकेड प्रसिद्ध कलाकृति है। ठीक है, तो ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? लखनऊ की है, आगरा की है, कानपुर की है, या वाराणसी की है? तो ब्रोकेड जो है वो लखनऊ की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 92 प्रश्न जो है उसका ए आंसर सही हो जाएगा। ब्रोकेड जो है वो लखनऊ की प्रसिद्ध कलाकृति है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 93 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों के में जीवन यापन लागत के संकट की रिपोर्ट जारी की? ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है UNDP, और डी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। तो आप पहले तो इन चारों के हेडक्वार्टर बताइएगा। विश्व बैंक का कहाँ पर है, इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहाँ पर है, और UNDP का और विश्व आर्थिक मंच का। तो इस प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा आपका कि जो UNDP है उसने विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट की रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, UNDP। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो सब लोग देख के बता देंगे। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, सत्रिया उड़ीसा का है, और जो कथक है वो कहाँ का है? यूपी का है। तो 94 प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कथक हो जाएगा इसका आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और कौन से ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के लिए निर्धारित की जाती है? ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है बृहस्पति, डी ऑप्शन है शुक्र।
तो कौन सा हो जाएगा आपका, मंगल हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा, मंगल ग्रह जो है। तो जब महाकुंभ मेला जो होता है उसकी तिथि किससे, सूर्य चंद्रमा और मंगल, ठीक है, सूर्य चंद्रमा और मंगल की तिथि घोषित की जाती है, ठीक है। आगे 96 प्रश्न है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो किसका है, जापान का है। तो 96 प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है 97 नंबर पे कि गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA APHIS से निर्यात के लिए मंजूरी मिली है, ठीक है। तो एक किसके लिए मंजूरी मिली है, आम और अनार के लिए, केला और ड्रैगन फ्रूट के लिए, खजूर और अंगूर के लिए, सेब और संतरा के लिए, ठीक है। तो किसके लिए मिली है, आम और अनार के लिए मिली है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 प्रश्न का आम और अनार के लिए मिली है। पेपर का लेवल अच्छा आया था फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और फॉरेस्ट गार्ड में जिसकी GS अच्छी होगी वही आगे जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में GS बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी। बिल्कुल इन्होंने PCS बना दिया है। अगला प्रश्न है कि किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मारवर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी। ए ऑप्शन है नाइजर, बी ऑप्शन है घाना, सी ऑप्शन है गाम्बिया और डी ऑप्शन है माली। तो जो घातक मारवर्ग वायरस है उसकी सूचना किसने दी थी, अभी आपके घाना ने दी थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घाना। 99 नंबर पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था। ए ऑप्शन है टोरंटो, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है जिनेवा, डी ऑप्शन है केटोबिस। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा देश जो है जिसने वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबानी की है। तो किसने की है, कोटोबिस ने की है। और बताइएगा कि केटोबिस जो देश है, ये वो केटोबिस शहर है, ये कहाँ पड़ता है, किस देश के अंदर है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा 99 प्रश्न का आंसर कि जो केटोबिस है ये कहाँ पर है, ठीक है। अगला प्रश्न था 100 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है आपका जापान। तो किसके साथ में किए हैं, जर्मनी के साथ में किए हैं, ठीक है। 100 प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, तो जो 100वां प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपसे पूछा था कि जो केटोबिस है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, जो केटोबिस है वो कहाँ का, किस देश का शहर है। तो वो केटोबिस जो था वो कहाँ का शहर था, पोलैंड का। कहाँ का, पोलैंड, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिएगा, पोलैंड का शहर है केटोबिस। 101 नंबर पे आ जाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है डिजिटल, हाइब्रिड, सी ऑप्शन है रिमोट, डी ऑप्शन है एनालॉग। तो डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, एनालॉग भी होता है, ऑपरेशन के आधार पर रिमोट नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता, रिमोट नहीं होता है। तो 101 प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 102 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर, निम्न में से किस शहर ने कमलम, मतलब ड्रैगन फ्रूट जो था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, कमलम, 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की, ठीक है। तो ये जो कमलम, ये ड्रैगन फ्रूट है, इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ, गांधीनगर, गुजरात में हुआ, ठीक है। तो 102 प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा आपका, गांधीनगर में। पेपर नहीं पूरा मजाक बना के रखे थे, इस तरीके का पेपर दे दिया है कि 12th लेवल की नौकरी थी और पूछ रहे हैं PCS वाला। अगला प्रश्न है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। बताइएगा किसने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में समझौता ज्ञापन किया है। तो UNDP ने, ठीक है। किसने, UNDP ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। 104 प्रश्न है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा, तो F1 जो है
ये इंटरनेट के लिए होती है, और जो F3 है ये किसके लिए होती है, डायरेक्ट किसके लिए होती है, फोल्डर की खोज के लिए। तो 104 प्रश्न है, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, F3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 105वां कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा, हिंदी कहा है, हिंदवी कहा है, या अलहिंद कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि तुर्की लोग सिंधु के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहते थे, तो हिंदवी कहते थे। क्या कहते थे, हिंदवी कहते थे। तो 105 प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 106, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था, प्रजापति कहा जाता था, मेघपति कहा जाता था, अश्वपति कहा जाता था, या नरपति कहा जाता था। तो 106 का आंसर बी सही हो जाएगा आपका, उनको अश्वपति कहा जाता था। ठीक है, तो 106 प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा, अश्वपति कहा जाता। ठीक, 107वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया। देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि चोल शासकों द्वारा कौन सा मंदिर नहीं बनवाया गया। ए ऑप्शन है नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम में है, बी ऑप्शन है कोंडेश्वर मंदिर जो कि सिन्नार में है, सी ऑप्शन है पलाईनाथर मंदिर जो कि तंजावुर में है, और बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम में है। तो बताइएगा कि कौन सा जो है वो चोल वंश के शासकों ने नहीं बनवाया। तो जो गोंडेश्वर मंदिर है सिन्नार का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको चोल शासकों ने नहीं बनवाया। ये कहाँ पर है, ये आपका नासिक के अंदर है। कहाँ है, नासिक के अंदर है। और इसको यादव वंश के शासकों ने बनवाया। किसके, यादव वंश के शासकों ने। ठीक है, यादव वंश के शासकों ने बनवाया। और यादव वंश में भी किसने, राजा सेन ने। ठीक है, राजा सेन चंद ने बनवाया था। ठीक है, राजा सेन चंद ने गोंडेश्वर मंदिर जो सिन्नार में है, कहाँ पर, नासिक में, इसको बनवाया था। ठीक है, 108 प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हरिमिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हरिमिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे स्तूप। बी ऑप्शन है जातक, सी ऑप्शन है यष्टि, और डी ऑप्शन है छत्री। जो आपका 108वां प्रश्न है, सच में मैंने भी पहली बार ही इसको पढ़ा है। कोई कह भले ही दे, चाहे जितने भी लोग पढ़ा रहे हों, कोई कहे कि मैंने ये पढ़ रखा है वनडे एग्ज़ाम वाले के लिए। मैं IAS या PCS वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वनडे एग्ज़ाम में है और किसी ने ये प्रश्न पढ़ाया भी नहीं होगा। भले ही कह दे कोई हाँ मैंने पढ़ाया है, लेकिन ये प्रश्न नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो जो 108 प्रश्न है, हरिमिका जो है उसे क्या कहते थे, छत्री कहते थे। ठीक है, 108 प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 109वां प्रश्न था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 109 प्रश्न का आंसर बताइएगा जल्दी से। ये तो सब बता देंगे कि 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, जल्दी से बताइएगा। तो कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी का सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। मतलब यह किसने, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है CR दास, और डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 111वां प्रश्न है कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया। ए ऑप्शन है गांधी इरविन पैक्ट, बी ऑप्शन है गांधी बेवल पैक्ट, सी ऑप्शन है गांधी लिथगो पैक्ट, या डी ऑप्शन है गांधी माउंटबेटन पैक्ट। तो ये अभी आंसर आप सब लोग बता देंगे कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है 112वां कि आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त ही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो 112वां प्रश्न जो है उसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 112वें प्रश्न का। फिर ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सत्य है। ठीक है, तो बताइएगा 113 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा, जल्दी से बताइएगा।
तो 113 प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, R बराबर B/I, ठीक है। और 114 प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइएगा इस 114 प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो जो नाना साहिब थे इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह ने दिल्ली का नेतृत्व किया था, और जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। तो 114 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 115 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे बड़ी है, स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी है, ठीक है। तो 115 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो स्टेपिज है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो ये कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। 116वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट ड्यूसिटाइल, ठीक है। कौन सा जो है वो सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे अधिक तन्य कौन सा हो जाता है? आपका सोना हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 116वें प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117वां प्रश्न है कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो देखो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है आपकी, मान लिया इस तरीके से, ये किन शहरों को जोड़ती है? तो देखो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, ठीक है। तो किसको नहीं जोड़ती है आप बताइएगा? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को जोड़ती है, लेकिन किसको नहीं जोड़ती है? हैदराबाद को नहीं जोड़ती है। तो किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद को नहीं जोड़ती है, ठीक है। 118वां प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कि सबसे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है आपका पारदर्शी। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 119वां प्रश्न है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर ऐश का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा कॉपर ऐश का भंडार कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो एमपी में होता है। कहाँ पर? एमपी में होता है, ठीक है। कॉपर या तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है। भंडार कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? राजस्थान के अंदर है, ठीक है। 120वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए ऑप्शन है कैगा, बी ऑप्शन है नरोरा, सी ऑप्शन है कलपक्कम, डी ऑप्शन है काकरापार। तो सब लोग बता देंगे पर कैगा कहाँ पर है? तो कैगा आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। काकरापार गुजरात में है। और नरोरा जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 121वें प्रश्न पे चलते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है रूस। तो बताइएगा जल्दी से 121वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताना रिवर मंगावे बानर, ठीक है, मतलब ताना रिवर बंगावे नाम का एक बंदर है, वो किस देश में पाया जाता है? ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है केन्या, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है ईरान। तो जो ताना रिवर मंगावे जो बंदर है वो कहाँ पाया जाता है? आपका केन्या में पाया जाता है। कहाँ पर? केन्या में, ठीक है। तो 122वां प्रश्न जो है इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 123वां प्रश्न है कि विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में आरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? देखो जो विंध्य पर्वत है, मान लिया ये विंध्य पर्वत है, ठीक है, ये उत्तर और पश्चिम से आरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है। तो इसलिए पूछ रहा है कि ये दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा है, ठीक है। तो दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा है? सतपुड़ा रेंज से। और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा रेंज के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 124वां कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। देखो कोंकण कहाँ पर है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है।
और यह कैसा है, पश्चिमी तट है। मालाबार कहाँ पर है, केरल में है। ये भी कैसा है, पश्चिमी तट है। उत्तरी सरकार उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और जो कोरोमंडल है यह पश्चिम में है, और सॉरी पूरब में है, और सबसे दक्षिण में है। कहाँ पर है, ये तमिलनाडु का भाग है, ठीक है। कोरोमंडल किसका भाग है, तमिलनाडु का भाग है। तो 124वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बचा है। 125वां प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, तो बताइएगा भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वो भारत का उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो 125 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न है कि विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। चरमोत्कर्ष, अनुक्रम, पुरोगामी या स्तर विन्यास, ठीक है। जिसको हिंदी में ना समझ में आ रहा इंग्लिश में भी पढ़ ले, ठीक है। कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड, ठीक है। क्लाइमैक्स कहा जाता है, सक्सीशन कहा जाता है, पाइनियर्स कहा जाता है, या स्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्तर विन्यास कहा जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तर विन्यास कहा जाता है, ठीक है। 127वां प्रश्न है कि रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं। देखो रुई को हम क्या कहते हैं, रुई किससे बनती है, कपास से, ठीक है। तो इनको क्या कह देंगे, कपासी मेघ, क्या हो जाएगा, कपासी मेघ। तो 127वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा आपका, कपासी मेघ बिल्कुल सही आंसर है। फिर 128वां प्रश्न है, एक सेकेंड, 128वां प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका पारिस्थितिकी क्षमता, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकी दक्षता, सी ऑप्शन है पारिस्थितिकी आत्मसात। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा के प्रवाह अनुपात को पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं, ठीक है। तो 128वां प्रश्न है, इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 129वां प्रश्न है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, सीधा पिरामिड है, आंशिक सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, ठीक है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड है वो उल्टा पिरामिड है, ठीक है। कैसा है, उल्टा पिरामिड है। 129 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लग ही नहीं रहा है, बड़ा अजीब, मतलब बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं, मतलब कमियां अपनी होती हैं फिर बताते कुछ और हैं। पर्यावरण में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस तरीके से क्या कहें, ठीक है। अगले आइए आगे देखते हैं अपने लोग। 130वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन है समसपुर, बी ऑप्शन है बेदांथंगल, सी ऑप्शन है घटप्रभा, और डी ऑप्शन है जायकवाड़ी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, समसपुर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 131वां प्रश्न है कि निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है आपका मध्यमंडल, सी ऑप्शन है समताप मंडल, और डी ऑप्शन है वायुमंडल। तो ये कहाँ पर है, पृथ्वी में ओजोन परत समताप मंडल में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132वां कि निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपके पास में वायनाड, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट जो है इसको पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित करने वाला ये एयरपोर्ट है, और इसको जून या जुलाई माह में, ठीक है, इसको घोषित किया गया है पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा वाला, ठीक है। तो 132 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है काजीरंगा, बी ऑप्शन है कान्हा, सी ऑप्शन है दचीगाम, और डी ऑप्शन है पेरियार। तो पहले तो बताइएगा काजीरंगा कहाँ पर है, असम में, कहाँ पर है, असम में। कान्हा कहाँ पर है, एमपी में। दचीगम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। पेरियार कहाँ पर है, केरल में। कान्हा किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए। दचीगम टाइगर के लिए। पेरियार जो है हाथी और टाइगर के लिए फेमस है। और जो काजीरंगा है वो किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। तो 133 प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा, जो काजीरंगा है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। फिर 134वां प्रश्न है कि
सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तब तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को अधिक से अधिक सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगला प्रश्न है 134वां कि वन में वनस्पति की परत जो निम्न बितान के ठीक नीचे होती है वो कहलाती है। पहली बार क्वेश्चन पढ़ा हूँ मैं भी, ठीक है। कैनोपी, श्रब लेयर, हर्ब लेयर या बनतल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रब लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रब लेयर कहेंगे। 134 में का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 135वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? ए ऑप्शन है नवेगांव, बी ऑप्शन है पापीकोंडा, सी ऑप्शन है खांग चेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लाल पांडा के लिए कौन फेमस है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खांग चेद जोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, या किसके लिए फेमस है? आपका लाल पांडा के लिए फेमस है। 136वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सुंदरबन आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गिर कहाँ पर है? तो गुजरात में है, ठीक है। और जिम का कॉर्बेट का नाम क्या बदल कर रख दिया है? रामगंगा रख दिया गया है। क्या? रामगंगा, ठीक है। और जिम कॉर्बेट भारत का कैसा है? सबसे पुराना है। कैसा है? सबसे पुराना, ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 137वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 137वें प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा डी। किसने किए हैं? नामीबिया ने किए हैं, ठीक है। तो 137वें प्रश्न का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो चीता आ रहा है भारत में वो कहाँ से आ रहा है? नामीबिया से आ रहा है, ठीक है। कितने? 70 साल बाद। फिर 138वां प्रश्न है आपके लिए कि ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है मिजोरम, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बताइएगा सबसे ज़्यादा वन अधिकतम वृद्धि कहाँ देखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी गई है, तो आप क्या बताते? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 138वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 139वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? ए ऑप्शन है बेलांचली और अनूप वन, बी ऑप्शन है पर्वतीय वन, सी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, डी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इसमें कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटक वन। 139 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है 140वां कि सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, शेवल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं? किसकी हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? एमपी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 140वें प्रश्न का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये था आपका जीएस का आज का पेपर, जो कि 60 प्रश्न आए थे आपके यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। मैंने इसलिए आपका डिस्कशन कराया है कि आप देख लीजिएगा कि करंट अफेयर्स और जीएस का लेवल किस तरीके का रहता है, ठीक है। आप इसी माध्यम से अपनी अपनी तैयारी करिए। हालांकि कुछ बहुत सारे प्रश्न नए थे और पेपर का लेवल जो था वो अच्छा टफ था, मतलब हम इस पेपर को इजी नहीं कह सकते। 4-5 प्रश्नों के अलावा या कुछ प्रश्न जो ऐसे थे जो आप कर सकते थे, बाकी जो बहुत अच्छी जिसकी जीएस होगी वही कर पाया होगा, बाकी सब तुक्का मार के बैठे होंगे। हाँ, अगर इसमें 60 में से जिसने भी 30 क्वेश्चन कर लिए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी रात के 10 बजे आप सभी के लिए हिंदी की क्लास है, तो रात के 10 बजे आप सभी लोग हिंदी की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है या ये पेपर आपको चाहिए है पूरा, तो पेपर आप हमसे टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।